नमस्कार। हम पढ़ेंगे पातंजल योग सूत्र MY 201 में इकाई 2, जिसमें हम पातंजल योग सूत्र के अंतर्गत इकाई 2 में चित्त की अवधारणा तथा चित्त की भूमियाँ, इसमें उद्देश्य की पूर्ति क्या क्या होगी, चित्त एवं चित्त भूमियों के अर्थ को समझ सकेंगे। आप चित्त के व्यवहारिक ज्ञान से अवगत हो पाएंगे। विभिन्न चित्त भूमियों में मानवीय भावनाओं एवं संवेदनाओं के अंतर को जान पाएंगे। अब बात करते हैं चित्त की अवधारणा। चित्त की अवधारणा क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। इस परिभाषा के सामने आते ही प्रत्येक विद्यार्थी की पहली जिज्ञासा होती है, फिर चित्त क्या है और चित्त क्या कार्य करता है? यदि सामान्य भाषा में कहें तो मानव के द्वारा संपादित की जाने वाली सभी क्रियाओं का कारण चित्त ही है। चूंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, अतः चित्त भी त्रिगुणात्मक है। इन तीनों गुणों की अलग अलग विशिष्टता के कारण चित्त भी तीन प्रकार का होता है: प्रख्याशील, प्रवृत्तिशील और स्थितिशील। अब ये प्रख्याशील चित्त सत्व प्रधान होता है। सत्व गुण के प्रभाव के कारण ये धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य में रत रहता है। और वहीं प्रवृत्तिशील चित्त रज प्रधान होता है। रजोगुण के कारण यह चित्त विषयों के भोग करने में प्रवृत्त रहता है। तथा स्थितिशील चित्त तमोगुण प्रधान होता है, जिसके कारण वह अधर्म, अज्ञान, अनैश्वर्य, राग आदि वृत्तियों में लगा रहता है। चित्त के इन तीनों प्रकारों से अलग चित्त का एक और भी प्रकार है, जिसे योगी जन पर प्रसंख्यान कहते हैं। पुरुष को भोग या मोक्ष की ओर ले जाने में इस चित्त का ही योगदान होता है। इसी कारण चित्त को एक नदी के उदाहरण से समझाया गया है, जिसकी दो धाराएं हैं। एक धारा कल्याण अर्थात मोक्ष के लिए बहती है और दूसरी धारा सांसारिक बंधनों के में बांधती है। अब बात करते हैं अंतःकरण के रूप में चित्त क्या होता है। चित्त को अंतःकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। विशेषकर योग दर्शन में चित्त के लिए अंतःकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं अद्वैत वेदांत में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को अंतःकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। योग दर्शन मन, बुद्धि, अहंकार एवं चित्त, इन चारों के समूह को ही अंतःकरण की संज्ञा देता है। अंतःकरण के रूप में चित्त की हमने यह परिभाषा जानी। चित्त की क्रिया विधि के बारे में जानते हैं। चित्त के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य मनुष्य के स्वभाव का निर्माण करते हैं, अर्थात मनुष्य के चित्त की अवस्था के अनुरूप ही मनुष्य का स्वभाव और कार्य होंगे। योग दर्शन की परिभाषा में चित्त की अवस्थाओं को चित्त की भूमियाँ कहते हैं। कहावत है ना हमारे बुजुर्गों द्वारा कि जैसा मन वैसा उसका कर्म होता है। तो मन में जो चलता है वही, चित्त की भूमियों पर जो चलता है वही व्यक्ति कार्य में परिणित करता है। अब चित्त की भूमियाँ क्या है? चित्त जिस स्तर पर रहता है उसे ही वहाँ चित्त की भूमि कहा गया है। चित्त की भूमियों की विशेषता यह है कि प्रत्येक चित्त की भूमि में त्रिगुणों सत्व, रज और तम में से एक की प्रधानता होती है और चित्त उस गुण की प्रधानता के अनुरूप ही अपने सारे काम करता है, क्रिया करता है। अब बात करते हैं कि चित्त को किन किन उससे प्रकारों से बताया गया है। पहला, क्षिप्त भूमि। चित्त की इस भूमि में चित्त रजोगुण प्रधान होता है तथा तमोगुण और सत्वगुण दबे हुए रहते हैं। चित्त की इस अवस्था में मनुष्य पंच ज्ञानेंद्रियों और पंच कर्मेंद्रियों द्वारा निरंतर विषय भोग में लिप्त रहता है। इस अवस्था में मन और इंद्रियों का नियंत्रण नहीं रहता, वह चंचल होकर निरंतर विषयों के पीछे भागता रहता है। सामान्य भाषा में कहें तो उसे भले बुरे का भी ध्यान नहीं रहता, वह मात्र इंद्रिय सुख के लिए कार्य करता है। वर्तमान में अधिकांश मनुष्यों का चित्त इसी अवस्था में स्थिर रहता है, जिसके कारण हमें समाज में भोग विलास के प्रति ज़्यादा आकर्षण देखने को मिलता है। योग साधना के द्वारा चित्त की इस निम्न भूमि को त्याग कर ही उच्च भूमि को प्राप्त किया जा सकता है। अब दूसरी उसकी चित्त की बात करते हैं कि दूसरा चित्त किस तरह से होता है, तो वो होता है मूढ़ भूमि। चित्त की यह अवस्था तमोगुण प्रधान होती है। सत्वगुण
व रजोगुण दबे रहते हैं। इस अवस्था के चित्त वाले मनुष्यों के स्वभाव में काम, लोभ, मोह की प्रवृत्ति अधिक होती है। काम, लोभ और मोह से ग्रस्त इस चित्त के मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता तथा वह शास्त्र विरुद्ध कर्मों का आचरण करते हुए अज्ञान और अधर्म के मार्ग पर अग्रसर रहता है। मूढ़ चित्त वाले मनुष्य राक्षस और पिशाच प्रवृत्ति के होते हैं। ये मादक पदार्थों जैसे शराब, अफीम आदि का सेवन कर अकर्मण्यता का जीवन यापन करते हैं। ऐसे मनुष्य पर संस्कृति की एक सुभाषित का उपदेश बिल्कुल सटीक बैठता है। और वो क्या है संस्कृति का सुभाषित उपदेश? येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिसके पास विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण, धर्म नहीं है वह इस पृथ्वी पर भार है। वह मनुष्य के रूप में घास चरता हुआ एक पशु मात्र हिरन ही है। अब बात करते हैं अन्य चित्त की भूमि। वह क्या है? विक्षिप्त भूमि। विक्षिप्त भूमि क्या होती है? चित्त की यह भूमि क्षिप्त और मूढ़ अवस्था से कुछ बेहतर है। इस चित्तावस्था में सत्वगुण का आधिक्य होता है, किंतु यह सत्वगुण की अधिकता स्थायी नहीं रहती, यानी स्थिर नहीं रहती, एक जगह नहीं रहती, और बीच बीच में रजोगुण की प्रबलता के कारण चित्त विषयों की ओर आकर्षित होने लगता है। जब तक सत्वगुण की प्रधानता रहती है तब तक मनुष्य प्रवृत्ति धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य में होती है, और जैसे ही चित्त रजोगुण के प्रभाव में आता है वैसे ही मनुष्य की वृत्ति विषयों की ओर होने लगती है। यहाँ पर यह कहना बड़ा ही आवश्यक है कि यदि योगी गुरु की विशेष कृपा हो, अगर कोई योग्य गुरु मिल जाए तो चित्त की उच्चतर भूमियों को प्राप्त किया जा सकता है। अब आगे की भूमि के बारे में बात करते हैं। आगे है एकाग्र भूमि। चित्त की इस भूमि में सत्वगुण प्रधान होता है और रजोगुण तमोगुण दबे रहते हैं। इस अवस्था में चित्त की सात्विक वृत्ति किसी एक विषय की ओर लगी रहती है। योगी की भाषा में चित्त की इस अवस्था को संप्रज्ञात समाधि भी कहा गया है। इस अवस्था में ईर्ष्या, घृणा, काम, क्रोध, अहंकार, दर्प, दंभ का पूर्ण रूप से नाश हो चुका होता है। पूर्व की इन तीनों चित्त भूमियां जैसे कि क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त योग की श्रेणी की नहीं है, किंतु एकाग्र भूमि योगस्थ जीवन का प्रारंभ कहा गया है। यहाँ से वास्तविक योग का आरंभ होता है। अब आगे की भूमि की बात करते हैं। चित्त की अलग एक भूमि है निरुद्ध भूमि। चित्त की इस भूमि में तमोगुण और रजोगुण के साथ सत्वगुण संबंधी वृत्तियों का भी निरोध हो चुका होता है। वेदांत दर्शन की भाषा में कहें तो इस अवस्था में साधक ब्रह्म के श्रवण, मनन और निरंतर निध्यासन से ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। वह अनंत विकास को प्राप्त कर ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस प्रकार यह हमने पातंजलि योग सूत्र में हमने इकाई दूसरी का अध्ययन किया, जिसमें आपने योग की चित्त के बारे में, चित्त की भूमियों के बारे में पढ़ा। चित्त की क्षिप्त भूमि, मूढ़ भूमि, विक्षिप्त भूमि, एकाग्र भूमि, निरुद्ध भूमि के बारे में आपने जाना। इस प्रकार ये यहाँ पर ये पाठ कंप्लीट होता है। आगे मैं पाठ लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मुझे कमेंट और लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।